नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर अक्सर बहस होती रही है। पिछली सरकारों में कई समितियां भी बनी जिन्होंने इस आधार को पुख्ता किया कि मुसलमान कई स्तर पर देश के अन्य समुदायों से पिछड़ गए हैं। इसी बात को दोहराते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश के मुस्लिम समाज के सामने गंभीर मुद्दे हैं। सुरक्षा का सवाल है, पहचान का सवाल है, शिक्षा और बेरोजगारी की चिंताएं हैं। साथ ही नीति निर्धारण में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना भी अहम है। उन्होंने समुदाय के भीतर आत्मचिंतन की जरूरत पर भी जोर दिया। खंडों और जातियों में बंटवारे को दूर करने की बातें भी कहीं। साथ ही ये भी कहा कि भारत राज्य को ये चाहिए कि वो मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको जो संस्थागत रूप से उसको दूर करे, ख़त्म करे। क्या मायने हैं उपराष्ट्रपति के इस बयान के? किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? क्या जिम्मेदारी है राज्य की यानी कि सरकार की, और क्या जिम्मेदारी है खुद मुस्लिम समुदाय की? और ये बहस हमें कहाँ लेकर जा रही है? क्या वाकई जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने कहा है कि एक बराबरी के समाज की स्थापना के लिए ज़रूरी है कि हम भेदभाव को दूर करें? मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राकेश सिन्हा जी, जो के डायरेक्टर हैं इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन, RSS के थिंकर भी हैं। हिलाल अहमद साहब हैं, फेलो हैं CSDS में। और दो और ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। शाहिद सिद्दीकी एडिटर हैं नई दुनिया के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं राज्यसभा से। और साथ ही प्रोफेसर आनंद कुमार होंगे JNU से, जाने माने सोशियोलॉजिस्ट, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहस की शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं। राकेश सिन्हा साहब मौजूद हैं मेरे साथ। राकेश सिन्हा जी, ये बताइए, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी कि क्या वाकई एक उपराष्ट्रपति के तौर पर, जो कि गार्जियन भी होता है संविधान का और एक गाइड की तरह भी काम करता है देश के लिए, जो हमारे समय की चिंताएं हैं, आपको लगता है कि वो हमारे सामने पेश की हैं उपराष्ट्रपति ने? देखिए, किसी भी राष्ट्र में या समाज में हर वर्ग का विकास होना चाहिए। समान अवसर और रोजी रोटी ये सबका अधिकार है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ जो नागरिक नहीं है उनको भी रोजी रोटी पर हक है, जो इस भूमि पर रह रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत में विमर्श की दिशा क्या हो। हम रोजगार के साधन क्रिएट करें, हम वेल्थ क्रिएट करें, हम अवसर इतना बढ़ा दें। और मैं यहाँ हुमायूं कबीर को उद्धृत करूँगा कि जो डिबेट आज चल रहा है वो डिबेट 1960 और 80 के दशक में भी चल रहा था। हुमायूं कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे पास संसाधनों की इतनी कमी है कि जब कोई रोजगार का साधन आता है और किसी की नियुक्ति होती है तो एक ब्राह्मण शूद्र पर, कथित शूद्र बैकवर्ड क्लास पर, हिंदू मुस्लिम पर, मुस्लिम हिंदू पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मेरा हक मार लिया। तो उन्होंने एक, हुमायूं कबीर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप विकास पर जोर दीजिए, इतने साधन क्रिएट कीजिए कि छोटी छोटी जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती हैं संसाधनों के अभाव में, अवसरों के अभाव में, जो सामाजिक तनाव, सोशल कॉन्फ्लिक्ट जिसको जनरेट होते हैं वो बंद हो जाए। ये मैं हुमायूं कबीर कोट किया। जहाँ तक उपराष्ट्रपति जी के भाषण का सवाल है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस मंच पर गए, वो किसी भी मंच पर जा सकते हैं, लेकिन उस मंच के बारे में मेरा एक रिजर्वेशन है। वो 16 संगठनों से बना हुआ जो मंच है, और उपराष्ट्रपति जी स्वयं मुस्लिम इंडिया नामक एक अखबार से जुड़े रहे थे। उस मुस्लिम इंडिया के सैयद साहबुद्दीन संपादक थे। उस मुस्लिम इंडिया की एक खास भूमिका थी मुस्लिम रिजर्वेशन का मांग करना, हिंदू मुस्लिम के हर जगह एक बंटवारे की राजनीति करना। मुझे लगता है कि मुझे मैं पूरा की आप जिक्र कर रहे हैं, चार्टर है, दरअसल ये कहता है कि छोटी सी बात जोड़ देती हूँ कि ये जो संगठन है दरअसल ये मुस्लिम समुदाय में अपने अंदर झांकने की एक कोशिश के तौर पर है। वो एक्सटर्नल कोई फोर्सेस या एक्सटर्नल जो बॉडीज हैं उनके साथ बातचीत के लिए तो है, लेकिन अपने अंदर झांकना जो उनका चार्टर कहता है उसके मुख्य बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जो 16 संगठनों का जमवारा है, मुसावरात, ये वास्तव में आप इसका चार्टर ऑफ डिमांड्स देखिए, जो कोटा के लिए हमेशा, रिजर्वेशन के लिए हमेशा डिमांड करता रहा है, सरकार को मेमोरेंडम देता रहा है। मुस्लिम इंडिया वही कैंपेनिंग करता रहा है। मैं भारत के उपराष्ट्रपति को बड़ा सम्मान से देखता हूँ, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में है और वो बहुत अच्छे स्तर के बुद्धिजीवी भी हैं उपराष्ट्रपति होने के अलावा। लेकिन यहाँ पर मेरा 2 रिजर्वेशन सिर्फ यह है कि जिस मंच पर गए उस मंच से ऐसे भी विवादास्पद संगठन जुड़े हुए हैं, विवादास्पद व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जैसे मोहम्मद अदीब जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अदीब ने नरेंद्र मोदी को वीसा नहीं दे इसके लिए कैंपेन चलाया। ऐसे लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके। ठीक है, लेकिन मैं उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस मंच की बात कर रहा हूँ। उससे एक ऐसा भी संगठन जुड़ा हुआ है जिसका सिमी हिस्सा है, सिमी पर प्रतिबंध लगा। खैर, उपराष्ट्रपति वहाँ गए, उस मंच पर गए, उन्होंने 2 बातें जो कही। एक बात आप देख लीजिए, जो आपने आइडेंटिटी और सिक्योरिटी की बात कही, पिछड़ेपन की। 1870 में जब वो हंटर कमेटी बना था, 1 सदस्य कमेटी बना था मुसलमानों के पिछड़ेपन पर, तब भी यही डिबेट था, मुसलमान पिछड़े हैं। 1939 में जब पीरपुर कमेटी
शरीफ कमेटी बना मुस्लिम लीग के द्वारा, तब भी यही डिस्कोर्स था कि मुसलमान पिछड़े होते जा रहे हैं हिंदुओं से। जब गोपाल सिंह कमेटी बना तब भी ये डिबेट था 80 के दशक में कि मुसलमान पिछड़े हैं। सच्चर कमेटी बना तो पिछड़े। सवाल उठता है कि इस पिछड़ेपन के लिए राज्य कितना जिम्मेदार है, यही बहस है, कितना उसके अंदर झांकने की जरूरत है। और अंतिम बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, सर सैयद अहमद खान ने जो एक फार्मूला दिया था, सूत्र दिया था विकास का, उसमें आपका डिबेट देख लीजिए। मुस्लिम समुदाय के कंजर्वेटिव एलिमेंट ने सर सैयद अहमद खान का विरोध किया था, ये मुसलमानों को मुसलमान नहीं रहने देना चाहते। मुझे लगता है कि सर सैयद अहमद खान बनाम मदरसावादी बुद्धिजीवी हैं जो मुसलमानों के बीच में, ये इस विमर्श को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। हिलाल अहमद साहब, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण ही है अगर राकेश सिन्हा की बात भी माने कि किस तरह से पिछले कितने दशकों से सिर्फ ये बात ही चली आ रही है कि मुसलमान पिछड़े हैं, और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे स्टेट में जो अपने आप को प्लूरल कहता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल के जो कुछ शब्द हैं उनमें ये शामिल है कि सेक्युलर है, ये प्लूरल है, सबको बराबर इंसाफ की बात करता है, और लगातार एक समुदाय के पिछड़ेपन की बात चल रही है, इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। आप उपराष्ट्रपति के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ उपराष्ट्रपति का जो बयान है उसके दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि जो उपराष्ट्रपति का ओहदा है वो ओहदा मूल तौर पे एक संरक्षक का ओहदा है, और उन्होंने ये कहा कि जो सबका साथ सबका विकास है उसका अनुवाद एक और तरीके से भी हो सकता है कि जब तक ये सब जो हैं ये सब विविधतापूर्ण हैं, जब तक हम इन विविधताओं को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक विकास नाम की चीज़ जो है वो उतनी संभव नहीं हो पाएगी। ये अंधा विकास की अंधी बात नहीं है, ये सोवियत रूस या चीन जैसे विकास की बात नहीं है कि सबको पीट पाट के एक कर दिया जाए। ये बात हो रही है कि अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी अलग अलग लोकेशंस हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, और जो इतनी सारी कमेटियों का जिक्र राकेश भाई ने किया वो बार बार ये बात कह रही हैं कि, और ख़ास तौर से सच्चर कमीशन रिपोर्ट बार बार ये बात कह रही है कि मुसलमान नाम की जो चीज़ है, जो उसके मुद्दे हैं, वो दरअसल 3 चीज़ों में उलझे हुए हैं। पहली बात, ज़्यादातर मुसलमान गरीब और पिछड़े हैं, इसलिए कुछ मुद्दे जो गरीबों के हैं वो मुसलमानों के हैं। दूसरी बात ये कि कुछ मुद्दे अल्पसंख्यकों के हैं तो वो भी मुसलमानों के मुद्दे, और कुछ खास मुद्दे, क्योंकि भारत में विभाजन की त्रासदी हुई है इसलिए कुछ खास मुद्दे सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे हैं। तो हमारा जो नीतिगत विमर्श है उसको इन 3 तरह के मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए। हाँ, कुंडू कमीशन ने इसको एक कदम आगे बढ़ाया है, ये एक बात। दूसरी बात ये, राष्ट्रपति ने ये भी कहा, उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि हमें जो मुस्लिम समाज है उसकी आंतरिक संरचना जो विविधतापूर्ण है, उसके अंदर आंतरिक जो इवैल्यूएशन है वो कैसे हो सकता है, उसकी तरफ भी इशारा किया। दूसरा पक्ष है, तो इस तरह से एक वेलकम स्पीच है, ये एक तरीके से एक चेतावनी है इस सरकार को, जो कि लगातार जिस तरह का विमर्श पिछले 1-1.5 साल में चलता चला आ रहा है, जिसमें एफर्मेटिव एक्शन की बात तकरीबन हम भूल चुके हैं। विकास किसी चिड़िया का नाम नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जो अपनी कैंपेन कर रहे थे तब भी ये बात बार बार आई थी कि विकास होगा। तो विकास क्या होगा? जब वो शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते थे अपने कैंपेन के जमाने में और अभी भी जाते हैं, तो जीडीपी और बड़े बड़े पैकेजेस की बात करते हैं। जब वो कस्बों में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब वो गाँव में जाते हैं तो विकास अफर्मेटिव एक्शन की और बात करते हैं, मनरेगा जैसी नीतियों का क्रिटिसिज्म देते हैं। तो विकास नाम की जिस चीज की वो बात कर रहे हैं वो उसमें खुद विविधता को जो है अंडरलाइन कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि विकास जिसको कि उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया है, ये जरूरी है कि उसको विविधताओं के साथ में जोड़कर देखा जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग पहचान है अलग अलग समुदायों की, उनकी जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से देखा जाना चाहिए। और फिलहाल एक तरह से हमारा ध्यान उन भूली भटकी चीजों पे वापस लेकर आए हैं उपराष्ट्रपति, जिनको कि शायद हम पिछले कुछ समय से नहीं चर्चा में ला रहे थे। देखिए, घर वापसी हो, धर्मांतरण का मामला हो, ठीक है, उसके बाद में फिर ये जनसंख्या वाला मामला हो, इसके बियॉन्ड जो राकेश भाई भी कह रहे हैं, विकास की बात होनी चाहिए। और सबके विकास की बात जो है, ये हमारा विकास जो है ये रूस जैसा या चीन जैसा विकास नहीं है। राकेश सिन्हा जी, क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों में जो मुद्दे हम लगभग भूल रहे थे और ऐसा लगता था कि विकास के पथ पर हम आगे बढ़ गए हैं, पहचान का सवाल, सुरक्षा का सवाल, खासकर एक खास समुदाय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल, ऐसा लगता था कि आज़ादी की जो बुरी यादें हैं उनसे हम आगे बढ़ चुके हैं और अब विकास की बात करेंगे, अब बराबर शेयर की हम बात करेंगे, अब बात करेंगे कि संसाधनों में कैसे एक जस्टिफाइड, एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो। क्या वापस हम पहचान के और सुरक्षा के सवालों में उलझ गए हैं? देखिए, मुझे आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया और आपके सवाल में ही आपने जवाब भी दे दिया है। इस जो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मिनिमाइज करना चाहिए, और विकास के पैमाने पर 80% जो मुद्दा होता है वो सबों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, गरीबी का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा का। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ।
क्या कब तक हम धारणाओं की राजनीति करते रहेंगे? कहीं सच को तो टटोलें। सच्चर कमेटी रिपोर्ट की सब बात करते हैं। मैं अल्फा जी, मैं ईमानदारी से बताता हूं कि तीन मूर्ति लाइब्रेरी में मैंने सच्चर कमेटी के बियॉन्ड जो उन्होंने डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया वो लगभग 40,000 पेजेज हैं। मैं पहला व्यक्ति हूं, जब पिटारा खुला तो मैंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने अनुमति दी, मैंने पेजिनेशन उसका किया। मैं ये जानने के लिए पढ़ा कि मुसलमान का मस्तिष्क क्या कहता है पूरे देश में। उस पूरे डॉक्यूमेंट्स में एक भी मुझे इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, संस्थागत भेदभाव का एक भी उदाहरण कहीं से नहीं मिला। तो फिर ऐसा क्यों हुआ राकेश सिन्हा जी? आप ही कह रहे हैं कि 1940 से लेकर लगातार हम सिर्फ पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं। मैं वही बात कर 40 नहीं 1870 से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने विलियम विंसल हंटर के नेतृत्व में कमेटी बनी थी जो सच्चर कमेटी की तरह थी। दोनों की रिपोर्ट ऑलमोस्ट समान थी। बाद में मुस्लिम लीग ने पीरपुर रिपोर्ट निकाला, शरीफ रिपोर्ट निकाला, कमल यार जंग रिपोर्ट निकाला। सारे रिपोर्ट को आप पढ़ जाएं। आप कह रहे हैं कि इन रिपोर्ट की सत्यता पे मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को अपन जो उपराष्ट्रपति जी ने कहा अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आधुनिक शिक्षा में सर उससे भी आगे जाता हूं। सर सैयद अहमद खान ने जब कहा था कि आधुनिक शिक्षा की ओर जाइए, कॉम्पिटिटिव बनिए। देखिए, जब हिंदुस्तान में फारसी आया तो हिंदुओं ने फारसी को अपना लिया, कोर्ट में हिंदुओं की तादाद बढ़ गई। आप जब मॉडर्निटी के साथ निगोशिएशन नहीं करते हैं, हिलाल साहब नेगोशिएट करते हैं, ये टॉप इंटेलेक्चुअल बन गए। लेकिन इनको वो मौका मिला। नहीं, लेकिन इनको वो मौका मिला कि मौका नहीं मिला, कॉलेज जा पाए, ये वहां तक जा पाए, इनको मौका तो मिला। अरफा जी, मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको की उपराष्ट्रपति जो कह रहे हैं यहाँ पर वो यही तो बात कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी ने यह बात गलत कही। उनको इस मंच पर यह बात नहीं करनी चाहिए। वो एक समुदाय के नेता नहीं है। उनको ये बात नहीं करनी चाहिए कि आइडेंटिटी का सवाल उठ रहा है। मैं दो बात पूछना चाहता हूँ। मैं एक पहले पूछ लूं। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद यूपीए गवर्नमेंट ने जिस अफर्मेटिव एक्शन को लागू किया उसमें से नई सरकार ने किसी एक्शन को विड्रॉ नहीं किया। यदि सरकार विड्रॉ करेगी डिस्पाइट रिजर्वेशन, जब विपक्ष में थे तो इनका रिजर्वेशन था उन चीजों से, लेकिन सरकार में आने के बाद एक भी एक्शन को विड्रॉ नहीं किया। दूसरा, जो देश में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि देश में दंगे होते हैं, मारा पीटा भी जाता है। ऐसी कई घटनाएं, अभी कन्नड़ के ऑथर को मार दिया गया। यदि वो मुस्लिम होता तो आइडेंटिटी का सवाल उठता, वो लिंगायत है तो विचार का सवाल है। लेकिन मैंने क्या कहा, ये भी तो भारत नाम के विचार का सवाल है, इसकी लड़ाई मैंने क्या कहा, जो भी घटनाएं घटती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको रोकना चाहिए, लेकिन हर चीज को आइडेंटिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको कहते कि लिंगायत समाज, तीसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं और दोनों आप जो बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिलाल अहमद ये कह रहे हैं कि पहचान को स्वीकार करना, उसे रिकॉग्नाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं कि पहचान को गैर ज़रूरी तरीके से उभारना ठीक नहीं है। फिलहाल मेरे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार मौजूद हैं, उनकी राय ले लेते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, ये बताइए कि आपने देखी है एक ज़माने से जिस तरह की पॉलिटिक्स भारत में हुई है, पहचान की राजनीति भी हुई है, उपराष्ट्रपति ने जिस तरह की बातें उठाई हैं उसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं और दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने खास बात ये कही है, जो कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर होने के नाते कहीं ना कहीं वो गार्जियन भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि एक खास समुदाय के साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो उसको दूर करना, संस्थागत रूप से उसे दूर करना, जल्दी उसे दूर करना सरकार का काम है। अब जो उपराष्ट्रपति जी ने कहा और उसके बाद जो अगले दिन देश के कुछ हिस्सों से आवाज आने लगी, तो कुल मिला के कबीर दास की दो लाइनें याद आ रही हैं। साधु देखो जग बौराना, साच कहे तो मारन दौड़े, झूठ कहे पतियाना। हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं उसमें धर्म की, जाति की और लिंग भेद की और भाषा भेद की, चार की बड़ी भूमिकाएं हैं। धर्म के कारण जो अल्पसंख्यक है, भारत में ही नहीं दुनिया में हर बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्यक एक दबाव महसूस करते हैं। भारत में मुसलमान और सिख और मलेशिया में हिंदू और ईसाई। तो इसलिए अगर उपराष्ट्रपति जी ने कुछ इशारा किया तो ये चुनाव का मौका नहीं है, ये किसी सरकार को पलटने का मौका नहीं है, सरकार को सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति जी के भाषण में एक कमी रह गई वो ये कि हर जमात में कुछ हिस्सा आगे बढ़ा रहता है, कुछ पीछे रहता है। मुसलमानों में भी मुसलमान बनाम मुसलमान का मामला तेज हुआ है। जो मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा पाए हैं, बड़े शहरों में रहता है और अशरफ जमात का है, उसकी दिक्कतें कम हैं। जो पसमानदा मुसलमान है, मदरसे वाला मुसलमान है, उर्दू और भोजपुरी वाला मुसलमान है और गांव का मुसलमान है,
वो शहरी मुसलमान की तुलना में वैसे ही परेशान है जैसे शहरी दलित की तुलना में गांव का दलित, शहरी औरत की तुलना में गांव की औरत और शहरी हिंदू की तुलना में गांव के हिंदू। इसको अगर उपराष्ट्रपति जी की बात में कहीं दब गई है बात तो उभर के आनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सही है। लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार, मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ दर्शकों को यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ कि इस बात पे जिस पे आप कह रहे हैं उस पे खास जोर देके उन्होंने कहा है, उन्होंने फिरका बंदी और जात दोनों शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया है कि जो उन्होंने उर्दू का शब्द इस्तेमाल किया है इज्तिहाद, यानी कि जो नई चीजें हैं उन्हें अपने आप में आप अडेप्ट करें, इम्प्रूवमेंट करें, इनोवेशन करें। और खासकर इस पर बाकायदा उन्होंने एक शेर भी पढ़ा जो कि फिरका बंदी जिसका आपने जिक्र किया कि पसमानदा मुसलमान और अपकास मुसलमान, उस पर खासा जोर दिया है क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उनकी पूरी स्पीच का वो इसी पर केंद्रित है, बल्कि जो बेशतर बड़ा हिस्सा है उनकी स्पीच का वो इस पर केंद्रित है कि किस तरह से समुदाय को खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हालात जब खराब हो तब किसी मरीज को कहना कि तुम अपने को सुधारो जरा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हामिद अंसारी साहब ने कहा तो उन्होंने मुल्क के गार्जियन के नाते कहा, एक मुसलमान के नाते नहीं कहा, और इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। आलोचना की तो कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। शाहिद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के पद पर वो मौजूद हैं, वीएचपी ने यहाँ तक कह दिया है कि ये जो भाषण है उनका वो सांप्रदायिक है। ये पता नहीं कि आखिर सांप्रदायिकता किसको कहा जाता है, लेकिन कई जगह से जो है वो इसको लेकर आपत्तियां भी आ रही हैं। हालांकि बड़ा तबका ऐसा है जो इस बात का स्वागत कर रहा है कि उपराष्ट्रपति ने दरअसल हमारे समय की जो बड़ी चिंताएं हैं जिनको शायद हमने किनारे रख दिया था उसको हमारे सामने लाकर खड़ा किया है। देखिए, राष्ट्रपति जी ने के भाषण को कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी भी उनके जुमले को निकाल के कोट करना जो है गलत होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे और उनका ज्यादा भाषण इस पे था कि मुसलमानों को अपने को कैसे सुधारना चाहिए, अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, अपने अंदर भेदभाव को कैसे खत्म करना चाहिए, शिक्षा की तरफ कैसे जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए कहीं जो पिछले 60-65 साल में उनकी तरफ जो जिस तरह से होना चाहिए था काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने किसी एक सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराया। उन्होंने आम तौर पर सारी सरकारों को पिछले 65-67 साल में इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पॉलिसीज बहुत बनी है, प्रोग्राम भी बहुत बने हैं, उन पर एक्शन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कह देना कि उन्होंने कोई सांप्रदायिक बात कही है, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जिस तरह से नजमा हेपतुल्ला जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स की, वो कहती हैं हाँ जी प्रोग्राम पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, जिस तरह से पहुंचना चाहिए माइनॉरिटीज पे नहीं पहुंच रहा है। तो अगर वो ये बात कह सकती हैं तो हामिद अंसारी साहब भी इस बात को कह सकते हैं, और उन्होंने देश के हित में ये बात कही है, इसलिए उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना, जिस तरह के कुछ लोग ऐसे हैं बात में आरोप लगाएंगे। पर अगर मैं जानता हूं कि हामिद अंसारी साहब उन सेकुलर भारत के नेताओं में से हैं, भारत के लोगों में से हैं जो पूरी तस्वीर को देखते हैं। वो सिर्फ मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई को नहीं देखते, वो भारतवर्ष को सामने रख के देखते हैं। हाँ, उसमें सबको हिस्सा मिलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, और वो तब संभव है कि जो अगर पीछे रह गया उसे आगे लाओ, जिसमें पैर में तकलीफ है उसको थोड़ा सा सहारा दे दो। ये हमारे देश की पॉलिसी है और इसी का नाम एफर्मेटिव एक्शन है। हाँ। और ये एफर्मेटिव एक्शन भारत में नहीं हर लोकतंत्र में होता है उनके साथ जो पिछड़े रह गए। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि आखिर जिस सहारे का आप जिक्र करें वो सहारा क्या है, जिस भेदभाव को दूर करने की बात कही गई है, आखिर वो भेदभाव कैसे दूर होगा, किस तरह से सबका साथ सबके विकास में जिस प्री रिक्विजिट का जिक्र किया है, एफर्मेटिव एक्शन का बाकायदा उन्होंने नाम लिया है, आखिर वो क्या सरकार के लिए एक तरह से बात कही गई है। ब्रेक के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं देश देशांतर। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के उस बयान पर जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो बुनियादी मुद्दे हैं और उनका जो एक राइटफुल प्लेस होना चाहिए एक लोकतंत्र में, उसको लेकर सवाल उठाए हैं। उनकी चिंताओं को उन्होंने हमारे सामने रखा है। राकेश सिन्हा जी अभी ब्रेक से पहले कह रहे थे फिलहाल शायद से देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको विवादास्पद कहा जा सके, बल्कि एक स्कॉलरली बहुत उनका भाषण रहा है, शायद से कह रहे थे।
देखिए, हर भाषण को देखने का अपना नज़रिया होता है और शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो कहा उनकी अपनी राय थी। मैं यहाँ दो बातों पर मुझे आपत्ति है। उपराष्ट्रपति जी का सम्मान एक संवैधानिक पद पर होने के कारण, एक शिक्षाविद होने के कारण, एक बुद्धिजीवी होने के कारण हम करते हैं। वो अगर उपराष्ट्रपति नहीं भी होते तो उनका हम सम्मान करते हैं। सवाल उठता है कि आप जिस मंच पर जाकर और संवैधानिक पद पर बैठकर आप यदि कहते हैं आइडेंटिटी और सिक्योरिटी खतरे में है, तो आपकी नीयत चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे 60 साल की स्थिति को एड्रेस करने की रही हो, लेकिन जो अभी राजनीतिक माहौल बना है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें ऐसा लगता है जैसे वर्तमान सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। वो स्वयं संवैधानिक पद पर हैं। यदि उनको ऐसा लगता है तो प्रधानमंत्री से लेकर सभी कैबिनेट मंत्री उनके रिच में हैं। क्या उन्होंने ऐसा कोई अंदर प्रयास किया और वो प्रयास विफल हुआ तो आए? मैं नहीं मानता हूं कि उन्होंने इस सरकार पर आरोप लगाया होगा। नहीं, और देखिए सरकारें आती जाती हैं, लेकिन इंडियन स्टेट का उन्होंने जिक्र मैंने किया, क्या उन्होंने मैंने कहा कि देखिए, आइडेंटिटी और सिक्योरिटी की जहां तक बात है, समग्र विकास और सर्वसमावेशी विकास, समग्र विकास में यदि कोई सरकार जानबूझकर कोई राज्य किसी खास वर्ग को छोड़ती है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार थी जो सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा झंडा ढोते हैं, जिसका आम आदमी पार्टी से लेकर सभी सोशलिस्ट एलाइज हैं। वहां के आंकड़े देख लीजिए मुसलमानों और हिंदुओं के विकास का, और गुजरात में जिस नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाया जाता है, वहां के आंकड़े देख लीजिए। दोनों में क्यों अंतर है? जहां पर विकास की प्रक्रिया तेज होगी, समग्र होगा, वो सर्वसमावेशी भी होगा। यदि वहां किसी को एक्सक्लूड किया जाता है तो ये सवाल उठना चाहिए। एक्सक्लूड किया जाता है तो वो परसेप्शन का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया परसेप्शन की बात कही उन्होंने। हिलाल अहमद साहब, क्या एक तो परसेप्शन वाली बात का भी जल्दी से जवाब दीजिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से उन्होंने दूर करने की बात कही है भेदभाव को, उसका क्या तरीका होना चाहिए? क्या वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? अगर ये बात सच्चर कमीशन रिपोर्ट के आने से पहले होती तो मैं मान लेता कि परसेप्शन की बात है। सच्चर कमीशन ने पहली बार इस बात को साबित किया एक सरकार के पास मौजूद आंकड़ों के द्वारा कि ये मुस्लिम पिछड़ापन जो है ये सिर्फ परसेप्शन की बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट है, कुछ छुपा हुआ है। हाँ, दूसरी बात ये कि इसी चीज़ को डबल चेक करने के लिए हमने एक सर्वेक्षण किया था। हम इस बिज़नेस में हैं सर्वेक्षण के, तो इसलिए हमने सवाल पूछा था मुसलमानों से, और तकरीबन 6000 के सैंपल के साथ हमने सवाल पूछा था कि आखिर मुसलमानों की दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, और उसके ऑप्शन थे हिंदू, सरकार और मुसलमान खुद। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हिंदुओं के लिए, और ये पूरे भारत में है, जाति और वर्ग और लिंग सब मुसलमानों का हमारे सैंपल में है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। तो हिंदुओं के लिए केवल 6% मुसलमान ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं की वजह से हम पिछड़े हैं, सिर्फ 6%। सिर्फ 6%। लेकिन 70% मुसलमानों का ये मानना है कि सरकार हमारे पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। अगर हामिद साहब ने ऐसा कहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं पर उस फिगर को अंडरलाइन किया है, और ये केवल किसी मोदी सरकार या मनमोहन सिंह सरकार की बात नहीं है, ये भारतीय राज्य की बात है। प्रोफेसर आनंद कुमार, क्या तरीका होना चाहिए? जिस संस्थागत भेदभाव का जिक्र कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, वो कैसे दूर होगा? क्या अफर्मेशन का मायने आरक्षण की बात हो रही है? देखिए, आरक्षण तो तब काम करेगा जब सरकारी नौकरियां बढ़ेंगी। पिछले 20 बरस से सरकारी नौकरियां घट रही हैं, और अब तो जो मजबूत जमातें हैं जैसे पटेल, जाट, मराठा, वो भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण मुट्ठी भर जोर जोर से बोलने वालों के लिए तो काम की चीज़ है, लेकिन जब तक सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य और सबको आजीविका के बारे में सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक टुकड़ा टुकड़ा में इलाज करना मुश्किल है। लेकिन जहां तक मुसलमानों का सवाल है, दलितों की तरह से इनका, हमारी जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं जैसे विधायिका यानी एमएलए और एमपी, इसमें इनकी तादाद अगर नहीं है, कचहरी में इनके तादाद नहीं है, जज में, थाने में इनकी तादाद नहीं है पुलिस के रूप में, दफ्तर में इनकी तादाद नहीं है बाबू के रूप में, तो सरकार का चेहरा तो यही होता है, और फिर सरकार से इनको दूरी लगती है। और जायज़ या नाजायज़ उत्तर भारत में जरूर मुसलमानों को पिछले 20 बरस में नीचे जाने का एहसास हुआ है, और ये एहसास नई आर्थिक नीतियों का परिणाम है। और सरकार जहां तक उसका समर्थन करती है, सरकार भी उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। जी। मुसलमान उत्तर भारत का दस्तकार है,
और दस्तकारों की और किसानों की हालत पिछले 20 साल में खराब हुई है। बिल्कुल। क्या आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे राकेश सिन्हा जी की जो नीति निर्धारण की बात कही है, क्या कहना चाहते हैं? क्या वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जिक्र कर रहे हैं? जहां नीतियां बनती हैं, हम जानते हैं कि संसद है वो जगह है जहां फैसले किए जाते हैं। किस बात की तरफ इशारा, ये बात उन्होंने दोहराई है 29 नवंबर के बाद अब फिर से? मैं तो ये चाहता हूँ कि 125 करोड़ के देश में 125 करोड़ की भागीदारी हो। जाति धर्म के आधार पर भागीदारी को पर यदि हम जोर देंगे, उस पर विमर्श करेंगे, तो समाज अधिक से अधिक विभाजित होगा। स्वाभाविक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़े, इससे समाज में सेकुलराइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जहां 90% हिंदू रहते हैं वहां मुसलमान जीते, जहां 99% मुसलमान रहते हैं वहां से हिंदू जीते। इस आदर्श स्थिति की, पंथ निरपेक्षता की स्थिति में भारत था। ये पिछले 400-500 सालों में जो स्थिति बिगड़ी है, वो ये 10,000 साल के इतिहास को हमें रिस्टोर करना है, जिसमें पंथ निरपेक्षता वह थी कि केरल के मालवार में एक मंदिर को एक मस्जिद में बदल दिया गया और दुनिया का दूसरा पुराना मस्जिद है। तो हमें लगता है इस पंथ निरपेक्ष देश में अपनी जो अवधारणा है, उपराष्ट्रपति जी को समग्रता में देखना चाहिए। मुझे लगता है उपराष्ट्रपति जी से या तो जाने अनजाने यहाँ चूक हुई है जब उन्होंने आइडेंटिटी और सिक्योरिटी की बात कही। जी हाँ, लेकिन हिलाल अहमद साहब, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत बड़ा हिस्सा जो उनके भाषण का था वो दरअसल समुदाय के इंट्रोस्पेक्शन की भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हमें आत्मलोचन करना चाहिए, अपने आप की उन्होंने बात कही। इस पर क्यों इतना ध्यान नहीं है? क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो देखिए, मुसलमानों के लिए जो एफर्मेटिव एक्शन की बात होती है, वो एफर्मेटिव एक्शन की बात को हमें धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पिछले 20 सालों में जो एफर्मेटिव एक्शन का डिस्कोर्स आया है, जो विमर्श आया है, मुसलमानों का बैकवर्डनेस इसलिए नहीं है कि किसी धर्म के आधार पर हम एफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जाति और अन्य पैमानों के आधार पर भी एक समुदाय जो कि मुसलमान है, उसमें पिछड़ापन मौजूद है। इसलिए राज्य की भूमिका होनी चाहिए उसको एड्रेस करने की। और मैं बार बार ये बात इशारा कर रहा हूं कि कुंडू कमीशन ये बात कहती है कि ये मजहबी आधार पर इसका रिजर्वेशन से लेना देना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो आत्मालोचन की बात है, उसमें मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जो हामिद अंसारी कह रहे हैं उसको हमें थोड़ा और नीचे जाकर गहराई में सोचना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि आंतरिक सुधारों की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि भारत का मुस्लिम समुदाय एक समुदाय नहीं है, वो पूरी तरह से विविधताओं का समुदाय है। उन्होंने भी जात का, फिरकाबंदी का जिक्र किया है इसमें। लेकिन जब सुधार की बात होती है तो हमें कंसर्न सोसाइटी, वो मुस्लिम समुदाय जो एक खास जगह पर रहता है, उसकी आंतरिक समस्याएं क्या हैं और उसने उनसे निपटने के लिए क्या किया है, अगर उसकी नेटवर्किंग होगी तब शायद मुस्लिम समुदाय जो है वो अपनी तमाम, जो पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय की समस्याएं एक दूसरे से सीख सकेगा। ये वो कह रहे हैं। एक उदाहरण के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, वो है केरल का उदाहरण, जहां पैलेटिव केयर, जिसको कहा जाता है कि जो टर्मिनली इल होते हैं, जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, हिंदुओं या मुसलमान, केरल की बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें उनकी देखभाल और उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती हैं। ये क्या एक ऐसी चीज है जिसको कि केवल मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर एक मजहब के लोगों को सीखना चाहिए। क्योंकि एक समय में जब लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ तेजी से बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करें। लेकिन ये बात आते ही ऐसा लगता है कि मुसलमान कहीं अलग हैं और इस तरह के जो इंटरसेक्शंस हैं या इस तरह का सेल्फ एवेल्युएशन है, वो कहीं अलग करना चाहिए। प्रोफेसर आनंद कुमार, आखिरी सवाल ये भी आपसे ही करना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल, कि जब बात हो रही है सेल्फ इवैल्यूएशन की, इज्तिहाद का जिक्र हो रहा है, यानी कि खुद इनोवेशन करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए बाहर की चीज़ों का, तो क्या वो जिक्र ये कर रहे हैं कि ज़्यादा मुस्लिम एडवोकेसी होनी चाहिए, संस्थाएं आगे बढ़ के आनी चाहिए, पढ़ाने लिखाने का काम होना चाहिए? देखिए, ये तो कोई बहस की बात ही नहीं है कि शिक्षा अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का सबसे आसान तरीका है और इसने दलितों में और महिलाओं में बड़ा बदलाव पैदा किया है, ये आंख के आगे की बात है। लेकिन जहां तक अल्पसंख्यक के नाते मुसलमानों की दिक्कतें हैं, जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी और न्याय का समाज जिससे सुरक्षा का भाव पैदा हो, वो अगर नहीं होता, और इसके लिए आपको संसद और विधानसभा से शुरू करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटियां और कॉलेज तो खुल रहे हैं, लेकिन मुसलमान उसमें कितने जा पा रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज खुले हैं, लेकिन मुसलमान कितने जा पा रहे हैं? तो हमको पहले तो जो हमारा राजनीतिक इंतजाम है, हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, इस स्तर पर मुसलमानों के लिए
थोड़ा उनका वजन बढ़ना चाहिए, हमारे प्रशासन तंत्र में बढ़ना जी। चाहिए, हमारी न्यायपालिका में बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। तब जाकर के उनके हिस्सेदारी की गारंटी हो पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैं जानती हूँ हिलाल अहमद कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इस बहस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने आज देश के मुस्लिम समुदाय के बारे में कहा है, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं कि जिस तरह का भेदभाव है उसे संस्थागत रूप से दूर किया जाए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि खुद उन्होंने मुस्लिम समुदाय को ये कहा है कि अपने अंदर झांकिए और देखिए इन कमियों को कैसे दूर किया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।